समर और सुहाना हॉल से बाहर आ जाते हैं। सुहाना को ऋतु की याद आती है तो वो समर से बोलती है, मैं अभी आती हूँ। सुहाना जाने लगती है पर समर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहाना उसको देखने लगती है तो समर बोलता है, मैं भी साथ चलता हूँ। सुहाना अपना सर हाँ में हिला देती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और गार्डन कॉलेज के बैक साइड था। दोनों गार्डन की तरफ जाने लगते हैं पर कोई एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों गार्डन पहुंच जाते हैं। सुहाना गार्डन के अंदर का व्यू देख के बहुत खुश हो जाती है। समर उसको ही ध्यान से देख रहा था। सुहाना बस अपने फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर चारों तरफ देख रही थी। उसको वहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइट से हॉट बने हुए थे और उस पर ऋतु की फोटोज लगी हुई थी। एक ट्री को हॉट शेप में कट करके उसमें आई लव ऋतु लिखा था। सुहाना सब कुछ बहुत खुश होकर देख रही थी पर उसको ऋतु और शिव कहीं नहीं दिख रहे थे। वो पूरे गार्डन में उनको देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे शिव पर जाती है जो अपना सर पकड़ के बैठा था। सुहाना भाग के उसके पास जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि शिव की शर्ट काफ़ी जगह से फटी हुई थी और उसके हाथों पर नाखूनों के निशान थे जिससे थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। तभी उसकी नज़र ऋतु पर जाती है जो शिव की गोद में सर रख के आराम से सो रही थी। सुहाना शिव से पूछती है, ये सब कैसे हुआ है? तो शिव रोनी सी सूरत बना के बोलता है, मैं आज ऋतु का पंचिंग बैग बन गया। तो सुहाना मुस्कुरा देती है। शिव चिढ़ते हुए बोलता है, तुमको बहुत मज़ा आ रहा है न मुझे ऐसे देख के? तो सुहाना बोलती है, तुमने उसको इतना परेशान किया है ना, उसकी ही पनिशमेंट मिली है। फिर सुहाना ऋतु की तरफ देख के बोली, इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों सो रही है? तो शिव बोला, मैडम ने ड्रिंक की हुई है और वो अब अपने होश में नहीं है। मैं भी बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मजाल है मैडम हिल भी जाए तो। सुहाना शिव से बोलती है, पर इसने कोई ड्रिंक नहीं की, ये तो पूरे टाइम मेरे साथ थी। तो शिव कहता है, तुम लोगों ने पार्टी में कुछ पिया था क्या? तो सुहाना को याद आता है कि ऋतु ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, तब से ही उसको अनईजी सा लग रहा था। सुहाना शिव को सब बता देती है तो शिव बोलता है, शायद कोई तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा होगा। समर भी थोड़ी दूर पर खड़ा सब सुन रहा था। सुहाना की बात सुन के समर के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। सुहाना फिर बोलती है, ऋतु इस हालत में घर नहीं जा सकती। तो शिव बोलता, ये घर क्या, ये कहीं नहीं जा सकती, इसको यहाँ तक ही बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ। फिर शिव सुहाना से बोलता, तुम घर जाओ, मैं इसको देख लूँगा, होश आ गया तो घर छोड़ दूंगा। सुहाना भी शिव की बात मान जाती है और उससे बोलती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। शिव हाँ में अपना सर हिला देता है। सुहाना समर के पास आके बोलती है, चलिए। समर सुहाना को एक नज़र देखता है फिर उसके साथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो कार के पास पहुंच जाते हैं। सुहाना कार में बैठ जाती है तो समर उससे बोलता है, तुम अपनी दोस्त को अपने घर लेकर चल सकती हो। सुहाना को समझ नहीं आता समर ने अभी क्या बोला अपना घर, पर उसका तो कोई घर था ही नहीं। सुहाना इन सब ख्यालों को साइड करती है और समर से बोलती है, नहीं, ऋतु का शिव के साथ ही रहना सही है। तो समर उसको देखने लगता है। सुहाना आगे बोलती है, ऋतु शिव से प्यार करती है और वही प्यार मैंने शिव की आंखों में भी ऋतु के लिए देखा है। शिव ने बहुत मेहनत से वो सरप्राइज प्लान किया था बट ऋतु की ड्रिंक करने की वजह से वो सब खराब हो गया। अगर ऋतु होश में होती तो आज उसकी लाइफ का सबसे खास दिन होता। पर कोई बात नहीं, जब वो कल मॉर्निंग में वो सब देखेगी जो शिव ने उसके लिए किया है तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं वो खुशी उससे छीनना नहीं चाहती। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने रूम में चली जाती है और समर अपने स्टडी रूम में। थोड़ी ही देर में वहाँ राहुल आता है तो समर उससे पूछता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? तो राहुल बोलना स्टार्ट करता है, सर, जिस लड़की के बारे में आपने पता करने को बोला था वो अपनी फ्रेंड के साथ उस ट्रिप पर आई थी, इसलिए स्कूल में उसकी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं है और उसका नाम भी मिष्टी नहीं है। उनके स्वीट नेचर की वजह से सब उनको मिष्टी बुलाते थे, उनका रियल नाम किसी को नहीं पता। तो समर बोला, तो जिसके साथ वो गई थी उसकी डिटेल? तो राहुल बोला, जिसके साथ वो गई थी वो लड़की अनाथ है। राहुल आगे बोलता है, और वो लड़की पिछले 1 साल से कोमा में है।
तो समर बोला, फिर उसका इलाज कौन करवा रहा है? राहुल, सर वो हॉस्पिटल ट्रस्ट के अंडर है। समर, फिर उसको स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? राहुल, सर वो स्कूल हर ईयर अनाथ बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ बच्चों को फ्री में एडमिशन देते हैं। समर, वो किस अनाथ आश्रम से आई थी? राहुल, सर इसकी भी कोई डिटेल नहीं है। समर ओके बोलता है और राहुल वहां से जाने लगता है। तभी समर उसको रोकते हुए बोलता है, मुझे आज पार्टी की रिकॉर्डिंग चाहिए। राहुल ओके सर बोल के वहां से चला जाता है। समर वहीं बैठ के सोचने लगता है, मैं जितना तुमको जानने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी सच्चाई उतनी ही दूर हो जाती है। ऋतु जब सुबह उठती है तो अपने आप को गार्डन में देख के हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र शिव पर जाती है जो वही घास पर सो रहा था। ऋतु अपने आप को देखती है, फिर शिव को। उसको कुछ भी याद नहीं था जो रात में हुआ था। ऋतु खड़े होकर शिव को एक जोरदार लात मार के उठाती है। शिव अपनी कमर पर हाथ रख के उठता है और ऋतु के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पागल, तुम्हारी रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? तो ऋतु उसको घूर देखने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ और तुम भिखारी क्यों बने हुए हो? शिव का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मतलब इसको कुछ याद ही नहीं है कि कल इसने मेरे साथ क्या किया। और वो ऋतु से गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, तुम ऐसी हो मुझे पता नहीं था। तो ऋतु उसको आंखें छोटी करके देखने लगती है और बोलती है, व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलो ओके। तो शिव उसको अपने हाथ में लगे नाखूनों के निशान दिखाता है। ऋतु का तो मुंह बिल्कुल जरा सा रह जाता है। शिव को उसका फेस देख के बहुत हंसी आ रही थी पर वो अपने आप को कंट्रोल करके खड़ा था। ऋतु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिव को सॉरी बोलती है और वहां से जाने लगती है। शिव उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये सही है, मेरा फायदा उठा के ऐसे ही जा रही हो? तो ऋतु उसको पलट के देखती है और बोलती है, शायद कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल जो भी हुआ उसके इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो शिव बोलता है, पर तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए, विक्टिम तो मैं हूँ। ऋतु कुछ नहीं बोलती और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। शिव उससे बोलता है, भगवान ने जो ये बटेर जैसी आंखें दी है उसका अगर यूज करती तो शायद रोना नहीं पड़ता। ऋतु को कुछ समझ नहीं आता तो वो शिव को देखने लगती है। शिव उसको पकड़ के गार्डन के उस साइड घुमा देता है जहां पर डेकोरेशन था। ऋतु वो सब देख के शॉकड हो जाती है और जो आंसू उसकी आंखों में थे वो बाहर आ जाते हैं। शिव उसको देख के बोलता है, अब क्यों रो रही हो? तुम लड़कियों को भी कोई नहीं समझ सकता, कब रोती हो कब हंसती हो। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ऋतु उसको किस कर लेती है। अब शॉकड होने की बारी शिव की थी। वो तो अपने हाथ ऊपर करके खड़ा था। ऋतु उससे थोड़ी देर में दूर होती है और बोलती है, तुम तो सान्या को लाइक करते थे ना? पर शिव कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। वो अभी भी ऋतु की अचानक की गई किसकी वजह से शॉकेड में था। शिव को कुछ बोलता न देख ऋतु फिर बोली, क्या हुआ? तो शिव अपने सेंस में आके बोलता है, हाँ। ऋतु का तो मुंह उतर जाता है। उसको लग रहा था कि शिव ने उसकी बात का आंसर दिया है। वो गुस्से से बोली, फिर मेरे लिए ये सब क्यों किया? मेरा मजाक बनाने के लिए? शिव को समझ नहीं आता कि ऋतु को अचानक हो क्या गया। वो बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बोले जा रही हो? ऋतु फिर बोली, जब तुम सान्या को लाइक करते हो तो मेरे लिए ये सब क्यों किया? शिव अपना सर पीट लेता है और बोलता है, तुम बचपन के गिर गई थी क्या, जो तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे लिए ही ये सब करूँगा ना, इडियट। ऋतु तुरंत शिव को हग कर लेती है और बोलती है, सच्ची मुच्ची? तो शिव बोलता है, और नहीं तो क्या, वरना जो कल रात तुमने किया है न किसी और ने किया होता तो उसके हाथ तोड़ देता। ऋतु उसको गले लगे हुए ही फिर से सॉरी बोलती है। समर अपने लैपटॉप में कल पार्टी की वीडियो देख रहा था। वीडियो देखकर उसके हाथ की मुट्ठी बंध जाती है और वो किसी को कॉल करता है। कोई और भी था जो उस पार्टी की वीडियो को देख रहा था। एक बड़े से सोफे पर बैठा एक आदमी सुहाना की फोटो को पॉज करके देख रहा था। वो सुहाना को देख के बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम समर के साथ हो इसलिए तुमको मरना होगा। सुहाना अपने केबिन में बैठ के काम कर रही थी। तभी ऋतु का कॉल आता है। सुहाना कॉल पिक करती है तो दूसरे साइड से ऋतु चिल्लाते हुए बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ
और मेरे पास दो दो गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। सुहाना स्माइल करती है और बोलती है हम बोलो। उसको पहले से ही पता था कि ऋतु क्या न्यूज़ देने वाली है, पर दूसरी न्यूज़ उसको सुनने के लिए सुहाना एक्साइटेड थी। ऋतु बोली, मुझे शिव ने प्रपोज किया है, और दूसरी न्यूज़ ये है कि सनाया के फादर की कंपनी बैंक करप्ट हो गई है। बहुत अपने पापा के पैसों का रोब दिखाती थी ना, अब मज़ा आएगा। अच्छा हुआ उसके साथ ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुहाना ऋतु से बोलती है ओके, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। सुहाना ऋतु की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है और अपने फ़ोन में न्यूज़ ओपन करके देखने लगती है। वो कुछ सोचती है और फिर अपने फ़ोन को साइड में रख के अपने काम में बिजी हो जाती है। सुहाना शाम को घर पहुंचती है तो अभी भी उसके दिमाग में सनाया की ही बात चल रही थी। उसको सनाया के फादर की कंपनी के बैंक करप्ट होने की बात कुछ अजीब लग रही थी। रात को डिनर करते टाइम सुहाना ने समर से पूछा क्या आपने मल्होत्रा कंपनी को बैंक करप्ट करवाया। समर 2 मिनट चुप रहता है और बोलता है नहीं, बस मैंने उनके सारे शेयर खरीद लिए। तो सुहाना गुस्से में बोली क्यों। समर बोला उन्होंने मुझे चीट करने की कोशिश की इसलिए। सुहाना शांत हो जाती है और वहां से अपने रूम में चली जाती है। समर भी अपने स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल समर के पास आता है और बोलता है जैसा आपने बोला था मैंने वैसा कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है वो जल्दी ही ठीक हो सकती है। समर राहुल से बोलता है उस लड़की का अच्छे से इलाज करवाओ, मुझे वो जल्द से जल्द होश में चाहिए। राहुल यस सर बोल के वहां से चला जाता है। जिस लड़की के साथ सुहाना ट्रिप पर गई थी समर से उसको दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और राहुल को उसका पूरा ख्याल रखने को बोला था। समर सुहाना के रूम में जाता है और उसके पास बैठ के बोलता है उसने तुमको चोट पहुंचने की कोशिश की, मैं उसको ऐसे कैसे जाने देता। तुम्हारे ऊपर कोई नज़र उठा के देखे मुझे बर्दाश्त नहीं। उसने तो तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश की। समर उसके फहद पर किश करता है और रूम से बाहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सुहाना अब बहुत कम ही समर से बात करती थी, पर उसे पता नहीं था कि समर रोज रात को उसके सोने के बाद रूम में आता था। एक दिन समर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी कोई उसकी आंखें पीछे से बंद कर लेता है। समर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था कि तभी पीछे से कोई उसकी आंखें बंद कर लेता है। समर में फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है अभी तक तुम्हारा बचपना गया नहीं। तो सारा समर के सामने आते हुए बोलती है भाई आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ। तो समर बोलता है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बता दूंगा। सारा बच्चों सा मुंह बना के बोलती है भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो समर उससे बोलता है आज तुम यहाँ कैसे। तो सारा उदास होते हुए बोलती है आप फिर भूल गए, पर मैं नहीं भूली। समर उसको देखने लगता है तो सारा समर के गले लग जाती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे भाई, कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है। तो समर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सारा प्लीज़ भाई आप उस औरत के लिए अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो, वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी होगी, तो आप क्यों नहीं हैप्पी रहते। कब तक आप उसके पीछे ऐसे ही रहोगे। तभी उनके पीछे से आवाज आती है सारा सही बोल रही है। समर और सारा पीछे पलट के देखते हैं तो ऋषभ और राहुल खड़े थे। ऋषभ को देख के सारा खुश हो जाती है। ऋषभ समर के पास जाके उसको बर्थडे विश करता है और बोलता है क्या हुआ है, तुझे देखने में तो ठीक दिख रहा है। तो समर बोलता है मुझे क्या हुआ है। ऋषभ राहुल को देखने लगता है तो राहुल सारा को देखने लगता है। ऋषभ तुरंत समझ जाता है कि सारा ने ही राहुल से झूठ बोलने को बोला होगा। ऋषभ को कुछ बोलता न देख समर फिर बोला क्या हुआ, तुझे किसने बोला कि मुझे कुछ हुआ है। राहुल समर के पीछे से ऋषभ को इशारे से समर को सच बताने से मना करने लगता है। ऋषभ समर से बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा बर्थडे है तो सोचा मिल लूँ तुझसे। समर ओके बोल देता है। फिर राहुल से बोलता है कोई अपडेट। तो राहुल ना में अपना सर हिला देता है। सारा समर से पूछती है किस चीज़ की अपडेट भाई। समर उससे बोलता है एक क्लाइंट की। सारा ओके बोल देती है और फिर समर से बोलती है भाई कहीं बाहर चल के आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो समर उसको मना कर देता है और बोलता है नहीं हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और तुम अब घर जा रही हो। सारा बुरा सा मुंह बना लेती है।
समर फिर बोलता है तुम लंदन वापस कब जा रही हो? तो सारा गुस्सा करते हुए बोलती है मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, अब मैं रही आप लोगों के पास रहूंगी। तो समर बोलता है तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुमको अपनी स्टडी के लिए वापस जाना होगा। सारा, नहीं अब मैं आगे की स्टडी यहीं से करूंगी। समर और कुछ आगे बोलता उससे पहले ही सारा बोलती है उस औरत की वजह से आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। समर तुरंत उसे अपने लगे से लगा लेता है और बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने उसकी वजह से तुमको अपने आप से दूर नहीं किया है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, यहाँ रहोगी तो मेरे दुश्मनों को मेरी कमजोरी मिल जाएगी। सारा बोली मुझे कुछ नहीं होगा भाई, आप हो ना मेरे साथ तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मुझे हाथ लगा दे। तो समर स्माइल कर देता है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोली बाबी डॉल। सब समर के पीछे देखने लगते हैं जहां सुहाना खड़ी थी। सुहाना ने बेबी पिंक कलर की फुल नेक फ्रॉक पहना था, उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, वो देखने में किसी बाबी डॉल के जैसी लग रही थी। सुहाना के रूम में पानी खत्म हो गया था, वो इसलिए अपने रूम से बाहर आई थी, पर हॉल में इतने लोगों को देख के वो अनकंफर्टेबल हो गई और अपने रूम में वापस जा रही थी कि सारा ने उसको देख लिया। सारा तुरंत सुहाना के पास गई और चारों तरफ घूम के उसको देखने लगी। वहां पर ऋषभ और राहुल भी सुहाना को ही घूर रहे। ऋषभ ने जब सुहाना को देखा था तब उसकी तबीयत खराब थी जिससे उसका फेस पीला पड़ गया था, पर आज तो उसकी सुहाना के ऊपर से नजर हट ही नहीं रही थी। राहुल का भी यही हाल था, उसने तो पहली बार सुहाना को ऐसे देखा था। राहुल अपने मन में बोला सर इस लड़की के लिए पॉजेसिव है क्या? इस लड़की के बारे में ही सर पता लगवा रहे हैं, इस लड़की के लिए तो कोई भी पॉजेसिव होगा। पर कोई था जो उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, वो समर था जिसको बहुत गुस्सा आ रहा, गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी सारा फिर बोली ये सच्ची मुच्ची में है कि मैं सपना देख रही हूँ? सुहाना को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सभी उसको घूर रहे थे। उसने सारा को हेलो बोला तो सारा चिल्लाते हुए बोली हेलो बाबी, तुम कौन हो? सुहाना कुछ बोलती उससे पहले समर बोला ये सुहाना है मेरी असिस्टेंट और ये मेरे साथ ही रहती है। समर की बात सुन के तो राहुल एकदम शॉकड हो गया था, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो फिर अपने मन में बोला ये सुहाना है, पर ये तो बेचारे राहुल का तो सर ही घूमने लगा था। अब उसे सब समझ में आ गया था क्यों उसके बॉस ने उसको अपनी असिस्टेंट बनाया और क्यों उसके केबिन में कैमरा लगवाया। पर वो अभी भी कंफ्यूज्ड था कि जब सुहाना इतनी ज़्यादा सुंदर है तो फिर ऐसे क्यों रहती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र समर पर जाती है जो उसको और ऋषभ को ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। राहुल समर की गुस्से से लाल आंखों को देख के डर जाता है और अपने बगल में खड़े ऋषभ को कोहनी मरता है। तो ऋषभ होश में आता है और राहुल को देख के बोलता है क्या है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो राहुल इशारे से समर की तरफ देखने को बोलता। ऋषभ जब समर की तरफ देखता है तो वो भी थोड़ा डर जाता है। राहुल तुरंत समर के पास जाके बोलता है सर मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं जाता हूँ, और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ऋषभ राहुल को कोसते हुए बोलता है खुद तो बच के भाग गया और मुझे अकेला यहाँ इस राक्षस के पास छोड़ गया। ऋषभ भी जल्दी से बोलता है मुझे भी लेब जाना है, मैं भी चलता हूँ। वो वहां से भाग पता उससे पहले सारा सुहाना का हाथ पकड़ के समर के पास आते हुए बोली कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग आज भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ऋषभ अपने मन में बोला आज ये लड़की मेरी कब्र खुदवा के ही मानेगी। सारा फिर सुहाना से बोली क्यों बाबी? सुहाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। सारा फिर सुहाना से बोलती है बाबी चलो ना हम दोनों मिलके भाई के लिए केक बनाते हैं। तो समर सारा को मना करते हुए बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कुक को बोल दो वो बना देगा। तो सारा फिर बोली नहीं आपका बर्थडे है तो मैं ही बनाऊंगी। वो इतना बोल के वो सुहाना को अपने साथ किचन में ले जाती है। ऋषभ सारा के जाते ही समर से बोलता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं बाद में मिलता हूँ। वो जाने ही वाला था कि समर उसको रोक लेता है और बोलता है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ऋषभ अपने मन में बोलता है लगता है आज ये मुझे जिंदा नहीं जाने देगा। समर सोफे पर जाके बैठ जाता है। ऋषभ भी मुंह बना के उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है।
उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो समर के बगल वाले सोफे पर बैठे जाके। समर उसको अभी भी घूर के देख रहा था। ऋषभ ने एक लंबी सांस ली और बोला, ऐसे डराना बंद कर, मैं उसको उस नज़र से नहीं देख रहा था। तो समर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलता है, तुझे एक लड़की का ट्रीटमेंट करना है तो ऋषभ समर की पूरी बात सुने बिना बोला, एक लड़की मतलब तुझे हुआ क्या है, जहां तू किसी लड़की को अपने पास आने तक नहीं देता था, अब दो दो लड़कियां, ओएमजी। देख भाई, ये गलत बात है, तेरे पास इतनी प्यारी लड़की है उसके बाद भी तुझे दूसरी चाहिए। समर को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो ऋषभ पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दे कि अपनी कहानी बोलेगा। ऋषभ चुप हो जाता है तो समर आगे बोलता है, वो सुहाना की दोस्त है, उस पर एक बार पहले भी अटैक हो चुका है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए तू उसका ट्रीटमेंट करेगा। मुझे वो जल्द से जल्द होश में चाहिए, अगर बाहर से भी डॉक्टर बुलाने पड़े तो वो भी कर, पर वो मुझे होश में चाहिए। ऋषभ सीरियस होते हुए बोला, अगर उसके 1% भी ठीक होने का चांस है तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। ऋषभ फिर बोला, सुहाना को इस बारे में पता है कि तू उसकी फ्रेंड का इलाज करवा रहा है? तो समर अपना सर ना में हिला देता है। तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोलता है, तू इतना प्यार करता है उससे? समर कुछ नहीं बोलता और फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। ऋषभ उसको परेशान करते हुए बोलता है, मतलब तू प्यार नहीं करता सुहाना से, तो मेरा कुछ चांस है, मैं ट्राई करूँ क्या? वो इतना ही बोला था कि समर की आंखें फिर से लाल हो जाती है। ऋषभ तो अपने आप को ही कोसने लगता है, क्या जरूरत थी मजाक करने की, ये इंसान तो मजाक भी नहीं समझता। समर उससे कुछ बोलता तभी सारा और सुहाना वहां आ जाती है। ऋषभ मन में ही भगवान और सुहाना को थैंक्स बोलता है, वरना तो आज भगवान की जानता था कि समर उसके साथ क्या करता। सारा केक को टेबल पर रखती है और समर से बोलती है, भाई ये केक बाबी ने बनाया है, मैंने जो केक बनाया था वो जल गया, इसलिए बाबी ने आपके लिए केक बनाया। समर सुहाना को देखने लगता है पर सुहाना तो अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। शायद समर समझ चुका था कि सुहाना इतनी ज्यादा चुप क्यों है। सारा फिर बोलती है, भाई प्लीज केक कट करो ना। तो समर इस बार कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता और केक कट कर देता है। वो सबसे पहले केक सारा को खिलाता है। सारा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ बाबी केक बहुत अच्छा बना है। फिर सभी केक खाने लगते हैं। समर का फोन रिंग होता है तो वो अपना फोन लेकर बात करने के लिए साइड में चला जाता है। सुहाना चुपचाप बैठ के केक खा रही थी। सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इतनी शांति देख के। वो सुहाना के पास गई और उसके फेस पर केक की क्रीम लगा दी और बोली, क्या हुआ बाबी, तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? किचन में तो कितना बात कर रही थी, अभी यहाँ ऐसे बैठी हो जैसे तुमको बोलना ही नहीं आता। तो सुहाना बोलती है, ऐसा नहीं है, वो मैं केक खा रही थी तो। सारा बोलती है, जब झूठ बोलना नहीं आता है तो क्यों बोलती हो? सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो सारा से बोली, मैं अपना फेस क्लीन करके आती हूँ, और जल्दी से वहां से किचन की तरफ चली जाती है। सुहाना के जाते ही सारा ऋषभ के पास जाके बैठ जाती है। ऋषभ भी केक खा रहा था और दूसरे हाथ से अपना फोन चला रहा था। उसका ध्यान सारा पर गया ही नहीं कि वो कब उसके बगल में आके बैठ गई। सारा ने जब अपने आप को इग्नोर होते देखा तो ऋषभ के हाथ से फोन छीन लेती है। ऋषभ तुरंत बोलता है, व्हाट था, पर जब उसने सर उठा के देखा तो सारा उसको ही घूर रही थी। वो तुरंत उससे थोड़ा दूर हो गया। सारा उसके और पास होते हुए बोली, आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तो ऋषभ उससे दूर होते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा फ़ोन दो। पर सारा उसका फ़ोन नहीं देती है और उसके फ़ोन से अपना नंबर अनब्लॉक कर देती है। ऋषभ उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो, मेरा फ़ोन दो। सारा उसके फ़ोन को घुमाते हुए बोलती है, आप खुद ले लो। ऋषभ बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरा ले लूँगा, और अपना केक खाने लगता है। सारा बुरा सा मुंह कन्फाउंडेड फेस बना लेती है और ऋषभ के हाथ से केक की प्लेट लेकर खुद उस केक को खाने लगती है। ऋषभ फिर उससे बोलता है, ये क्या हरकत है? तो सारा केक खाते हुए बोलती है, केक खा रही हूँ, आपको भी खाना है?
वो स्पून में केक लेकर उसके आगे कर देती है। ऋषभ उससे कुछ नहीं बोलता है और वहां से उठ के जाने लगता है तो सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। ऋषभ उससे गुस्से में बोलता है मेरा हाथ छोड़ो, तो सारा रोने जैसी सूरत बना के बोलती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। ऋषभ उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है देखो बेटा। बेटा सुनते कि सारा बुरी तरह चिढ़ जाती है और बोलती है मुझको बेटा मत बोलो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बोलना है तो बेबी, सोना, जानू बोलो। ऋषभ अपना सर पीट लेता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको डॉक्टर की जरूरत है। तो सारा उछलते हुए बोलती है हाँ सही कहा आपने और आप हो ना मेरे डॉक्टर। सुहाना किचन में जाके किचन काउंटर से टेक लेकर खड़ी हो जाती है और अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है तू डर नहीं सकती, तुझे अपने डर पर काबू पाना ही होगा। तू सर के साथ भी तो इस घर में अकेली रहती है, उनसे तो तू नहीं डरती। सुहाना को बिना मेकअप के लड़कों के सामने जाने से और उनके सामने बात करने से डर लगता था। पिछले 1 साल से वो बिना मेकअप के किसी के सामने नहीं गई थी, इसलिए उसे ऋषभ से डर लग रहा था। सुहाना एक लंबी सांस लेती है और अपने हैंड वॉश करके बाहर आने लगती है। तभी वो समर से टकरा जाती है, वो सॉरी बोल के जाने लगती है, तो समर उसका हाथ पकड़ लेता है। समर अभी भी फोन पर ही बात कर रहा था। वो सुहाना को देखता है और उसको इशारे से बताता है कि उसके गाल पर क्रीम लगी है, पर सुहाना को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सुहाना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो अपना फेस क्लीन करना तो भूल ही गई थी। वो समर को नासमझी से देखने लगती है, तो समर उसके और पास आके उसके गाल पर लगी क्रीम खा लेता है। समर के ऐसा करने पर सुहाना बिल्कुल स्टैचू की तरह हो जाती है। समर उसको ऐसा देख के स्माइल करता है और उसके गाल पर बाइट करके वहां से चला जाता है। समर के बाइट करने पर सुहाना अपने होश में आती है और अपने गाल पर हाथ रख लेती है। वो समर से कुछ बोलती तब तक समर वहां से जा चुका था, वो भी पैर पटक के हॉल में आ जाती है। ऋषभ ने सारा की बात पर अपना सर पीट लिया था और उसको समझ में आ चुका था कि इस लड़की को वो नहीं समझा सकता, इसलिए उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उसने सारा से अपना हाथ छुड़ाया और दूसरे सोफे पर जाके बैठ गया। सारा उसके पास जाती तब तक सुहाना वहां आ गई थी, तो सारा सुहाना के पास चली गई। समर भी तब तक बात करके आ गया था और वो ऋषभ के पास जाके बैठ जाता है। सारा सुहाना को देख के बोलती है बाबी तुम्हारे गाल को क्या हुआ, तो समर सुहाना को देखने लगता है। सुहाना तुरंत अपना हाथ अपने गाल पर रख लेती है और सारा से बोलती है शायद कुछ लग गया होगा, तो सारा बोलती है नहीं बाबी ऐसा लग रहा है किसी ने काटा हो तुमको। सुहाना को तुरंत याद आ जाता है कि समर ने अभी उसके गाल पर बाइट किया था। वो समर को घूर के देखने लगती है, समर भी उसी को देख रहा था और शायद अपनी नज़रों से बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तो हल्का सा ही बाइट किया था, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी कोमल हो कि तुमको इतनी जल्दी मार्क आ जाएगा। ऋषभ उन दोनों के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि क्या हुआ है, वो मुंह छुपा के हंस रहा था। सुहाना को कुछ बोलता ना देख सारा फिर बोली क्या हुआ बाबी, तो सुहाना समर की ही तरफ देख के बोलती है एक जंगली कीड़े ने काट लिया। ऋषभ अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। सारा को समझ नहीं आता कि ऋषभ क्यों इतना हंस रहा है, तो वो ऋषभ पर गुस्सा करते हुए बोलती है आपको हंसी आ रही है, मेरी बाबी को कीड़े ने काट लिया, आप डॉक्टर हो ना, जल्दी से देखो मेरी बाबी को, अगर कुछ हो गया तो। सुहाना सारा की बात सुन के डर जाती है और जल्दी से बोलती है नहीं ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मेरे पास दवा है मैं लगा लूंगी। तो सारा बोलती है ठीक है चलो मैं लगा देती हूँ। दोनों सुहाना के रूम में चले जाते हैं। ऋषभ अभी भी हंस रहा था। समर उसको घूर के देखता है तो ऋषभ चुप हो जाता है। सारा सुहाना को दवा लगा देती है और दोनों वहीं पर बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी सारा के फोन में मैसेज आता है। सारा मैसेज देख के उदास हो जाती है। सुहाना उसको उदास देख के बोलती है क्या हुआ तुमको, तो सारा अपना फोन दिखाते हुए सुहाना से बोलती है मैंने डांस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है और वो कॉन्टेस्ट 2 दिन बाद है और मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं। सुहाना उससे पूछती है कौन सा डांस करने वाली हो,
सारा, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस का नाम सुन के सुहाना के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सारा को समझाते हुए बोलती है, तुम अपने सेटअप अच्छे से करना बस। सारा तुरंत बोली, आपको क्लासिकल डांस आता है? तो सुहाना के फेस से स्माइल गायब हो जाती है और वो बोलती है, नहीं, वो थोड़ी वीडियो देखे है तो बस थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में। सुहाना कुछ और आगे बोलती उससे पहले ही सारा बोली, तो ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर मैं कहीं गलती करूँ तो आप बता देना, ओके। सुहाना अपना सर हाँ में हिला देती है। सारा म्यूजिक प्ले करती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। सुहाना उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। सारा कुछ जगह पर स्टेप ठीक से नहीं कर रही थी तो सुहाना उसको ठीक से करके बता रही थी। सारा को बताते बताते सुहाना को पता ही नहीं चला वो कब खुद डांस करने लगी। दोनों लोग डांस करने में इतनी खो गई थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गेट पर ऋषभ और समर खड़े हैं। समर और ऋषभ बात कर रहे थे कि तभी उनको म्यूजिक की आवाज़ आई तो वो दोनों देखने आ गए कि क्या हो रहा है, पर उन दोनों को इतना अच्छा डांस करते देख वो वही गेट पर रुक जाते हैं। जब म्यूजिक बंद हुआ तो सारा सुहाना के गले लगते हुए बोली, भाभी तुम कितना अच्छा डांस करती हो और मुझसे बोल रही थी कि तुमको नहीं आता। मैं ना तुम्हारा नाम भी कॉन्टेस्ट में लिखवा देती हूँ, तुम पक्का जीत जाओगी। सुहाना उसको मना करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेना। सारा, क्यों? सुहाना कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ उसके जस्ट सामने आके बोलता है, भाभी आप बहुत अच्छा डांस करते हो और आपको पार्ट लेना चाहिए। सुहाना उसके ऐसे इतने पास खड़े होने से डर जाती है। उसने तो ऋषभ की बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अभी उसने बोला क्या। सुहाना के हाथ पैर डर से कांप रहे थे। समर उसको ऐसे देख के समझ जाता है कि सुहाना को ऋषभ के इतने पास खड़े होने से डर लग रहा है। समर को वो दिन याद आ जाता है जब वो सुहाना को अपने केबिन में लेकर गया था और सुहाना उसको इतने पास देख के ऐसे ही डर गई थी। वो तुरंत ऋषभ के सामने जाके खड़ा हो जाता और सुहाना को अपने पीछे कर लेता है। सुहाना समर की शर्ट को पीछे से कस के पकड़ लेती है। समर ऋषभ से बोलता है, मैंने उसको अपने ऑफिस वर्क के लिए रखा है, ना कि किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। समर के ऐसे सामने खड़े होने पर ऋषभ को समझ में आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सुहाना के पास में जाके खड़ा हो गया था। वो अपने मन में बोला, ये आदमी क्या उसके पास भी किसी का खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर वो समर से कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। फिर समर ने सारा से बोला, अब तुमको भी घर जाना चाहिए। सारा बोलती है, आज मैं भाभी के साथ रह सकती हूँ। समर उसको मना नहीं करना चाहता था पर सुहाना बहुत डरी हुई थी। अगर सारा उसके पास रुकती तो उससे सवाल पूछती और सुहाना उससे और परेशान हो सकती थी। इसलिए समर सारा को मना कर देता है। वो ऋषभ से बोलता है, तू सारा को घर छोड़ देगा? ऋषभ मना करता उससे पहले ही सारा बोली, हाँ भाई ऋषभ जी, मुझे घर छोड़ देंगे। बेचारा ऋषभ बेबसी में अपना सर हिला देता है और बाहर चला जाता है। सारा भी ऋषभ के पीछे चली जाती है।